नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। ताबड़तोड़ रैलियां, हर जगह बड़े बड़े विज्ञापन। चुनाव प्रचार में हर पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। लेकिन लोकतंत्र की एक और तस्वीर है। पार्टियां एक दूसरे पर काले धन के इस्तेमाल को लेकर आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस चुनाव में असल में कितना खर्च हो रहा है, इसका सही अंदाजा किसी को भी नहीं है। हजारों करोड़ों में सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि 8 अप्रैल तक देश भर में 195 करोड़ रुपए नकद जब्त हो चुके हैं। 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन चुनाव आयोग की कड़ी कोशिशों के बावजूद चुनाव पर बेतहाशा खर्च जारी है। सवाल काले धन का है, सवाल आम जनता के पैसे का है। देखिए प्रश्नकाल। एक तरफ गांव में, शहरी झोपड़पट्टियों में, छोटे बड़े शहरों के मिडिल क्लास मोहल्लों में वो करोड़ों वोटर्स रहते हैं जो चुनाव से किसी नेता विशेष से खास उम्मीदें लगाकर अपना वोट देते हैं। दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या नेता को देते हैं। आम जनता को उम्मीद होती है कि जीत के बाद उनकी जिंदगी बेहतर बनाएगा। करोड़ों का चंदा देने वालों की उम्मीद होती है कि जीत के बाद उनका नेता उन्हें ठेके देगा, टेंडर देगा, प्रोजेक्ट देगा, हजारों करोड़ का कारोबार देगा। नेता के लिए कौन जरूरी है, जनता या करोड़ों का चंदा देने वाले चंद अमीर? हमें महसूस होता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता की प्राथमिकता चंद अमीर होते हैं जिनकी लगाई हुई रकम की कीमत चुकानी है। इस तरह नेताओं और अमीरों का एक एक्सक्लूसिव क्लब सालों से चला आ रहा है जिसके मेंबर चुनने की ताकत आम जनता के पास है। यानी जनता महज एक ऐसी मजबूरी है जिसके पास अगर वोट देने की ताकत ना हो तो कोई नेता उसे पूछने भी ना जाए। हजारों करोड़ इन चुनावों में खर्च हो रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है, इसमें किसकी भलाई है? क्या कभी इस पैसे का हिसाब किताब हमारे सामने आएगा? इसी से निकलता है आज का विषय, चुनाव में काला धन, और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या चुनाव में खर्च का सही हिसाब जनता के सामने आएगा? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। प्रश्नकाल में मेरे और आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हैं पूर्व कैबिनेट सचिव श्री TSR सुब्रमण्यम, जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी, और थोड़ी देर में चेन्नई से जुड़ेंगे पूर्व मुख्य आयुक्त श्री TS कृष्णमूर्ति। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर सरोज सिंह ने लिखा है कि इस चुनाव में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे जाहिर है कि बड़े पैमाने पर काला धन खर्च हो रहा है और ऐसे में जनता के सामने हिसाब आना मुश्किल ही है। बडगाम से छात्र निसार अहमद ने अपनी बात कही है, सुनते क्या कहते हैं निसार। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं इस पे, लेकिन मुझे लग रहा है प्रेजेंटली वो पूरी तरह से आवाम को उसका हिसाब नहीं पहुंचता है। इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर खर्च कर रहे हैं इन रैलीज पे तो क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। जी मोहन, ये कश्मीर से सवाल था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही सवाल आम लोग पूछते हैं कि ये खर्च का हिसाब किताब सामने क्यों नहीं आ सकता, सरकार क्यों नहीं सामने बता सकती कि कितना पैसा कहां से आया, और जो इससे पहले कहा था कि अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं तो हिसाब किताब आना मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सरकार पूछती नहीं कि ये पैसा कहां से आया। कोई हिसाब नहीं होता कि कितना पैसा खर्च हुआ चुनाव में, क्योंकि कानूनी के अनुसार राजनीतिक दल को हक है कि पैसा खर्च करे। कैंडिडेट को सिर्फ अपना हिसाब देना पड़ता है कि उसने चुनाव में इतना पैसा खर्च किया। पार्टी लगा देती है पैसा, तो पहले पूछना चाहिए कि पार्टी को कहां से पैसा आया, तो वो सवाल पूछते नहीं। इनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि पिछले बार जब डिक्लेरेशन दिए ये लोग तो 80 से ज्यादा फीसदी दोनों पार्टी, बड़े पार्टी बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कह दिया कि हमारे पास हिसाब नहीं है, कि 20,000 से कम पैसा मिला इनके पास से, और उसके ऊपर जो है वो एक 10-15 कंपनियों को दिखा दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि
आज इंटरनेट के साथ, वेबसाइट्स के साथ आप सारा आंकड़े दे सकते हैं। मैं अगर समझूं इसे ठीक तरह से तो कोई नियम ऐसा है जिसमें 20,000 से कम जो रकम चंदे में आती है उसका ब्यौरा नहीं देना पड़ता, देने की तो जरूरत नहीं है। इसलिए अरबों रुपए भी अगर दिखाने हों बिल्कुल। तो उसके 20-20,000 से कम के कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। नहीं, वो टोटल से 84% 20,000 से कम कंट्रीब्यूशन पे जमा हुए, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि 200 करोड़ मिला। वो पहले से सरासर झूठ है, क्योंकि आज दिल्ली में हम 3 जगह गए और लोगों से बात किया, और झुग्गी झोपड़ी में लोग कह रहे थे कि पिछले 2 दिन से बड़े पार्टी के लोग आ रहे हैं और वोटर स्लिप के साथ 500 रुपए का नोट बांट के जाएंगे। तो इसका हिसाब नहीं होता जी। इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, जी। उनके मजिस्ट्रेट है, उनके पुलिस है, इनको देखना चाहिए। जी, मैं सुब्रमण्यम साहब आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार खुद ही ब्यौरा नहीं देती, आप तो खुद सरकार रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज की कानून है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की रूलिंग के बाद में आज की कानून है कि पार्टीज में 100% ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उनकी फुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूरा अकाउंट बुक्स ओपन होनी चाहिए, आज की कानून है। और कोई भी उसको सुप्रीम कोर्ट या और कोर्ट्स में जाके उसको चैलेंज नहीं किया है। तो आज की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की फंडामेंटल प्रिंसिपल है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि खुलेआम सब पार्टीज आज उल्लंघन कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, सीनियर हमारा ICTV प्रोग्राम में एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने बताया कि एक MLA इलेक्शन में 10 करोड़ खर्चा होता है, टीवी प्रोग्राम में बताया। इसका मतलब है कि MP इलेक्शन में कम से कम 20-25 करोड़, 40 को जहां लिमिट है, 25 करोड़, 40 लाख लिमिट है, 25 करोड़, 54 लाख भी है, 70 लाख भी है, अलग-अलग इलाकों मान लो 4 आदमी लड़ रहे हैं तो विन करने का 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पहला इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? कहां से आता है? नंबर 1, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम से कम 500 करोड़ उनका रिटर्न चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, इन्वेस्टर्स जो हैं वो 10-20 गुना चाहेंगे, रिटर्न्स चाहेंगे। इसका मतलब है कि जबरदस्त इंडस्ट्री है इंडिया में, इसको चेक करने का किसी का इंटेंशन नहीं है, न पार्टी का, न गवर्नमेंट का, न कैंडिडेट का। अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन भी जोर से नहीं कर रहा है कुछ। सुब्रमण्यम साहब, आप बड़ी खूबसूरती से मेरे जवाब को गोल गोल घुमाकर टाल गए हैं। आप खुद सरकार रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, क्या कारण है कि आपके हाथ बंधे हुए थे? जब मैं कहता हूं आपसे मेरा मतलब आप मैं समझ रहा हूं। ठीक है, देखिए आप मुझे उसका जवाब दीजिए। उस जमाने में देयर आर 2 मेन पार्टीज देयर, एंड आज भी 2 मेन पार्टीज भारत में हैं। जनरली पार्टीज अपनी बात को बाहर लाने के लिए इच्छुक नहीं है। पार्टीज गवर्नमेंट को स्टेट सेंटर में कंट्रोल करते हैं, बहुत सिंपल आंसर है। RTI तब नहीं था, ये रूलिंग नहीं था, तब की बात है, नंबर 1। नंबर 2, 10-20 करोड़ की बात नहीं थी उस समय, 10-20 लाख की बात थी। अब चीज बहुत बढ़ गए। जी, मेरे साथ श्री TS कृष्णमूर्ति भी हैं चेन्नई से, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। कृष्णमूर्ति साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय देने का। पिछले दफे आपसे जब मुलाकात हुई तो आपने कहा था कि देयर इज नो बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू रिवील द सोर्स ऑफ द डोनेशन दे रिसीव। क्या ऐसा है कानून? सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि आज के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर पार्टी को हिसाब किताब देना होता है कि उसके पास कितना पैसा कहां से आया। स्थिति क्या है? सुनिए, पहला सीलिंग लिमिट है कैंडिडेट्स के लिए, पार्टीज के लिए सीलिंग लिमिट नहीं है। पार्टीज का एक स्टेटमेंट देना है कितना एक्सपेंडिचर इलेक्शन में हुआ है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को इंक्वायर करने के लिए राइट नहीं है। अच्छा, तीसरा बात है, डोनेशंस के बारे में 20,000 के ऊपर डोनेशंस इलेक्शन कमीशन को देना है जी, बाकी सब देने की जरूरत नहीं है। अगर 10,000 आए तो 5,000 आए तो इनको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है जी। और इतना लूप होल रख के आप कैसा बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको रेगुलेट कर रहा है? जी, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। बहुत मुश्किल है जी। हम आगे चलते हैं। नोएडा से विपेश अग्रवाल फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। कई विपेश, आप क्या कहना चाहते हैं? ये चुनाव आयोग में जो अपर लिमिट की जो बात करते हैं खर्चे की, मुझे लगता है सिर्फ ये एक दिखावा है। चुनाव आयोग ने आज तक इस मुद्दे को लेकर के किसी भी पार्टी या किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। जी विपेश, यही बात श्री कृष्णमूर्ति अभी वही बता रहे थे कि इतने लूप होल्स छोड़ रखे हैं कानून में, इतने लूप होल्स छोड़ रखे हैं, इतने रास्ते खुले छोड़ रखे हैं कि मुश्किल होता है और इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है।
क्यों नहीं है या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से विनीत द्विवेदी ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं विनीत का सवाल। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि नेता जो हैं बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में बाहर निकलते हैं और बड़े बड़े काफिलों के साथ निकलते हैं। इनके होर्डिंग और पोस्टर जो होते हैं, बैनर, ये बिल्कुल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बट ये नेता जो होते हैं ये महज कुछ ही लाख रुपये का खर्च बताते हैं। या तो नेता झूठ बोल रहे हैं, अपना खर्च कम बताते हैं, या फिर चुनाव आयोग जानबूझकर इस पे खामोश है। आप क्या इनकी बात से सहमत है कि जानबूझकर खामोश है? ये नहीं कहूंगा जानबूझकर, लेकिन अब कृष्णमूर्ति साहब मेरा बहुत गहरा दोस्त हैं, तो बुरा ना माने। एक गुंडागर्दी हुआ करती थी इन 80s और 90s में इलेक्शन में, सारी भारत में, मेनली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। तो एक बहुत सख्ती से एक्शन लिया गया है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा। मेरे विचार में ब्लैक मनी प्रॉब्लम उतना जबरदस्त नहीं है जितना वो प्रॉब्लम था। बूथ कैप्चरिंग होती थी जो और एक आदमी बंदूक लेके एक ग्रुप जाएगा, दूसरे बंदूक इधर चलाएगा, वापस जाएगा गांव। तो ये था जमाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्णमूर्ति साहब, इंटेंशन गवर्नमेंट में नहीं है, पार्टीज में नहीं है कि खुला करने के लिए। लेकिन मेरे विचार में वो भी आजकल टेक्निक्स हैं, आजकल प्राइवेट ऑडिटर्स हैं, आजकल साइंटिफिक मेथड्स हैं, बैंक ट्रांसफर्स हैं, अपनी मेथड्स हैं। प्रोएक्टिवली जितना करना चाहिए उतना नहीं के। उनका कहना सही है कि सिस्टम नहीं चाहती है, लेकिन कुछ हद तक प्रोएक्टिव इंटरेस्ट नहीं लिया इन्होंने रोकने के लिए। करने से जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। कृष्णमूर्ति साहब, क्या जो भी प्रोएक्टिव इंटरेस्ट ले कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जरूरी तो नहीं है कि एक्टिविस्ट कहलाएगा वो? इट कैन बी पार्ट ऑफ योर नॉर्मल ड्यूटी ऑल्सो। कोई भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी ड्यूटी का एक हिस्सा भी हो सकता है कि वो प्रोएक्टिव इंटरेस्ट ले। ये सहमत नहीं है, क्योंकि अब 2001 से एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग को बहुत हमने इम्प्रूव किया है जी। अभी है डायरेक्टरेट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंपेन। वी हैव ए पर्सन फ्रॉम इनकम टैक्स हु इज द डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ इट। और हर एक जगह में हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स और मैक्रो ऑब्जर्वर्स रखा है जी। ये नहीं बोल सकता है कि इलेक्शन कमीशन इंप्रूव नहीं किया, लेकिन स्कोप है, इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप हो सकता है, जरूर हो सकता है। मोहन, लेकिन हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स को यूज नहीं कर सकते हैं। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बट प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी आ सकता है। जी मोहन, मैं आपसे बहुत संक्षेप में, बहुत क्विक आपका रिस्पांस चाहता हूं। जैसे कह रहे हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव को यूज नहीं कर सकते। आपको याद होगा फेयरफैक्स नाम की एजेंसी को तब विश्वनाथ प्रताप सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वीपी सिंह, उन्होंने हायर किया था बोफोर्स के मामले को लेकर मेरा ख्याल। और ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ब्रीफली पुट, जो इलेक्शन कमीशन अपना सकता है? देखिए, सबसे पहले ये पार्टीज जो होते हैं ना, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है ना। इनमें इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ चुनाव होता है, बाप बेटों की पार्टी हो जाती है, माँ बहनों की पार्टी हो जाती है, अपने आप को नियुक्त कर लेते हैं जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट, जो पद कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है वो भी लगा लेते हैं। तो ये पार्टी है कौन? ये सिर्फ क्लैंस हैं। आजकल सारे पॉलिटिकल क्लैंस हो गए, बाप बेटों की पार्टी हो गए। इलेक्शन कमीशन को हक है कि भाई कि आप कौन है, चुनाव करके आए हैं क्या, आपकी संविधान अनुसार आप लोग हैं या? ये यहां से शुरू करना चाहिए इनको। जी, मैं ये बात आगे बढ़ाऊंगा। बहुत दिलचस्प बात है, डायनेस्टीज इन डेमोक्रेसी। अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जो पार्टियां डेमोक्रेसी का नाम ऊंचा के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं, उनमें आपस में डेमोक्रेसी नहीं है। शुरुआत कांग्रेस से होती है, बाकी तमाम पार्टियां देख लीजिए, जैसा मोहन कह रहे हैं, बाप बेटों की पार्टियां हैं। दिल्ली से तेजी लखनपाल ने फोन पर सवाल किया है। तेजी ने अपनी बात कहनी है, कहिए तेजी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? चुनावों में काले धन का इस्तेमाल हमारी लोकतंत्र प्रणाली को दीमक की तरह चाट रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसको रोकने के लिए कानून पास नहीं होते, क्योंकि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं चाहते, और इसीलिए रोक नहीं पाता क्योंकि उसके बाद दांत ही नहीं है। जी, इन्होंने वही बात कही है जो पहले लोग कह चुके हैं। देखिए, हर नागरिक का ना, हर सिटीजन का अपना लेमेंट है, ये दुख है। अब जरूरी नहीं कि नागरिक को सब बारीकियां मालूम हो जो आपको मालूम है, तो आप कृपया इन्हें बताइए। एक तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है
कि उनको उनसे पूछ सकता है कि आप कौन हैं, आपके यहाँ डेमोक्रेसी, इनर डेमोक्रेसी है या नहीं। और बताइए। दूसरी चीज है, अभी एक भ्रष्ट व्यवस्था जो है ना, हावी होके बैठ गया है सरकार में, राजनीति में, मीडिया में। आप सब देख रहे हैं कि एक कबाल हो गया है, पैसों की इंटरेस्ट से चलता है। तो अब इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना, सारे व्यवस्था को बदलने की बात होती है, और ये लोग किसी और को आने भी नहीं देंगे इसमें बदलने के लिए जी। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं, तो दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा जा रहे हैं, हमको खा गया है। तो आज दिख रहा है आपको एक खोखला जी डेमोक्रेसी दिख रहा है। ये हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछ सके कि आप हैं कौन। बाप बेटों की पार्टी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी तक ये सामने आई है हमारे। दूसरे, कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव को नहीं ले सकते, निजी जासूसों को, कि उससे कंट्रोवर्सी होने का डर है। अगर होगी भी तो एक मुबारक कंट्रोवर्सी होगी, लोग आप यही की तारीफ करेंगे। मुंबई से ऐश्वर्या कोहली ने प्रश्न किया है, देखते हैं क्या है ऐश्वर्या का सवाल। क्या सरकार के पास ऐसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिससे पता चल सके कौन सा कैंडिडेट कहां और कितने पैसे खर्च कर रहा है? जी, मैं आप पर आता हूं कृष्णमूर्ति साहब। हालांकि आप इसका जवाब कुछ हद तक दे चुके हैं जब आपने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की बात की थी, फिर भी ऐश्वर्या के सवाल का जवाब आप देंगे तो और भी दर्शक समझेंगे कि आपके पास कौन कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो इस बात करती हैं कि कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है और कहां से आ रहे हैं। ये इलेक्शन के समय में हम हमारा ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को यूज कर रहे हैं, और उन्होंने हर एक दिन उनका स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर चेक करके उसमें सही करते हैं। लेकिन कैश एक्सपेंडिचर उसमें नहीं आता है, तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्यों, किसने खर्च किया, पूछ सकते हैं। लेकिन कैश एक्सपेंडिचर सब पार्टी अकाउंट से नहीं आता है, ना बैंक अकाउंट से नहीं आता है जी। इसीलिए कैश एक्सपेंडिचर हमारा परव्यू में बहुत मुश्किल है इसको चैलेंज, क्योंकि एक जगह में बोलेंगे पंडाल के लिए 500 रुपये खर्च किया, दूसरा जगह में बोलेगा 200 खर्च किया जी। तो इसमें स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। इसीलिए हमने दो सुझाव देते हैं। ये एक सुझाव है, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सेपरेट लॉ चाहिए। ये हमने रिकमेंड किया 2004 में जी, और उसके बारे में वेंकटाचलैया कमेटी भी रेकमेंड किया, ये होना चाहिए सेपरेट लॉ जी। पिनिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्लोजर जी, उनका अकाउंट शुड बी मेड पब्लिक एवरी क्वार्टर जी। ये आपकी सलाह उन तक गई है। शुड बी ओनली बाय चेक्स जी जी, आपने दूसरा सुझाव है। दूसरा सुझाव, ये मैं पर्सनल ओपिनियन है, इलेक्शन कमीशन से नहीं भेजा। ये टाइम आ गया कि इलेक्शन फंडिंग शुड बी डन फ्रॉम अ नेशनल इलेक्शन फंड, so that there is a level playing field for all candidates. जी मोहन, जब पार्टी income tax exemption can be, मैं आप पर आता हूं सर। पार्टियों को कब्जा कर लिए फैमिलीज, तो उनको सरकार पैसा देना और फंड करना और गलत है। मगर ये बात नहीं, तो पहले क्या होता था, जब कोई आदमी चुनाव का कानून तोड़ता था तो उसके जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करते थे, वो लोग डॉक्यूमेंट्स जमा करते थे, बोले कि ऐसा ऐसा वायलेशन हुआ, इलेक्शन पिटीशन 1 साल 6 महीने में तय हो जाता था। आजकल क्या होता है, सारा टर्म खत्म हो जाता है फिर भी तय नहीं होता है। जी जी, हम आगे बढ़ते हैं। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर रागिनी ने लिखा है कि पिछले सालों में चुनाव काफी बदल चुका है, सुरक्षा के कारण अब हिंसा कम होती है, बूथ कैप्चरिंग कम होती है, तो आखिर हमारे सियासी दल क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं काले धन पर रोक लगाते? ये आप अभी इसी बात का जिक्र करते हैं जी। ये तो कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं। मैं एक सवाल में और ले लेता हूँ उसके बाद राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए राजेंद्र, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि आप इतना पैसा जो खर्च करते हो, पहले आप गरीबों को यहाँ खर्च कीजिए, गरीबों को पूरा खाना मिलता है कि नहीं वो पहले देखिए, बाद में सब आप कितना खर्चा कीजिए। आज कभी कभी लोगों को सड़क पे खाना उठाना पड़ता है, ऐसी नौबत आ गई है। आप पहले अपना खर्च जब हो सब गरीबों के लिए कीजिए, बाद में अपने के लिए कीजिए। हम इनका सवाल बहुत ही बुनियादी सवाल है, ये उस तबके से है जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। एंड ऐसे 70% लोग भारत में हैं, असलियत तो बात यही है। कृष्णमूर्ति साहब का कहना बिल्कुल करेक्ट है कि माहौल ब्लैक मनी का है, तो केवल आइसोलेटेड तरीके से हम इसमें पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन
ये सही बात है कि कंप्लीट चेंज होना चाहिए ब्लैक मनी सिस्टम में। इलेक्शन कमीशन को भी मेरे विचार में 10 साल में बहुत परिवर्तन हो गया। कैश स्पेंडिंग में 2 हाई प्रोफाइल केस पकड़ के उसे तुरंत 3 महीने के अंदर हाईएस्ट पनिशमेंट करके डिस्क्वालीफाई करें। उसका 2 हाई प्रोफाइल केस अच्छी तरह से रिसर्च करके चुप कैसे करके, आजकल कैमरा है, आजकल ये है, पंडाल 200 रुपया है तो 2 लाख पंडाल को 200 रुपया दिखाएंगे तो सबको मालूम हो जाएगा क्या चीज है। तो आपकी सलाह ये है तो हो सकता है 2 हाई प्रोफाइल केसेस को ले, क्विकली ले और उसको परसू करके कन्विक्शन लेके उनको डिस्क्वालीफाई करें। देखिए 15 सेकंड में आप मुझे बताइए आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव है कि ये जो जैसा कह रहे हैं कि 2-3 केसेस पकड़ें, उनको प्रोसिक्यूट करें और इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है और ये उनकी अथॉरिटी है, ये कर सकते हैं, ये करने आना चाहिए। जी, और कृष्णमूर्ति साहब आप 10 सेकंड में मुझे बता पाएंगे कि आपकी सलाह क्या है, क्या कदम उठाया जाए? देखिए, पहला मैंने बताया कि एक सेपरेट लॉ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें डिस्क्लोजर और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा फिक्स करना है, इंक्लूडिंग इंटरनल डेमोक्रेसी। जी देखिए, यूके में हर एक इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन इज टेलीकास्ट, इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक टू सी इट। जी, तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए सेपरेट कानून चाहिए। जी, दूसरा है ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को सीरियसली कंसिडर करना है। जी, क्योंकि ये 70 लाख इंक्रीज किया वो ठीक नहीं है। नेशनल इलेक्शन फंड का आपने जिक्र किया था, ये 2 सुझाव इसमें नेशनल इलेक्शन फंड को लेकर। जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। नेशनल इलेक्शन फंड को लेकर मोहन गुरुस्वामी का एतराज ये है कि अगर जब पार्टियां ही सिर्फ खानदान चलाते हों तो भारत का, देश का पैसा खानदानों के हाथों में क्यों सौंपा जाए? प्रश्नकाल जारी है। अपने मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। सुब्रमण्यम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मोहन गुरुस्वामी आपका भी धन्यवाद, कृष्णमूर्ति साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रश्नकाल का सवाल रेड एफएम पर भी पूछा गया। मुंबई से रेड एफएम के श्रोता ने कहा, क्या कहा बता रही हैं रेडियो जॉकी मलिश्का। यूं तो मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स और एसएमएस आए, लेकिन रीना फ्रॉम कांदिवली का सबसे सही शायराना जवाब था। रीना ने कहा कि क्या कीचड़ बिना कमल खिलेगा, क्या चाटा बिना हाथ लगेगा, क्या पहिए बिना साइकिल चलेगी, क्या झाड़ू बिना कचरा हटेगा। जी, इसलिए कमल के खिलने के लिए बाकी सब कीचड़ होना जरूरी है, शायद ये किसी ने नहीं कहा आपको। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या चुनाव में खर्च का सही हिसाब जनता के सामने आएगा। इस सवाल पर हमें 20% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 80% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी ऐसे लोगों की तादाद काफी है जो मानते हैं कि पार्टियां चुनाव में खर्च का सही हिसाब नहीं देंगी, और वो मायूस तो नहीं है, हताश तो नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि इसका सही जवाब सामने आएगा। हमारे देश में 3 तरह की ताकतें हैं, पैसे की ताकत, तालीम की ताकत और वोट की ताकत। जिनके पास पैसा है वो पढ़े लिखे हों या नहीं, उनकी जिंदगी अच्छी कट जाती है और वो वोट देने नहीं जाते हैं पैसे वाले। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी तालीम के जरिए अपने पैसे का इंतजाम कर लेते हैं, नौकरी, फ्लैट, कार वगैरह, और वोट देने इनमें से भी बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन जिसके पास ना पैसा है और ना ही तालीम है, उसकी इकलौती ताकत वोट है। वो अपने वोट को बहुत गंभीरता से लेता है। इन चुनावों में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक अनुमान 10,000 करोड़ रुपए का है। सैकड़ों हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पूरे भारत में यहां से वहां से यहां आ जा रहे हैं। अनुमान करीब 400 हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का है। क्या ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है जिसके पास सिर्फ वोट की ताकत है, पैसा नहीं है, तालीम नहीं है? जवाब हाँ हो या ना, हम तो मानते ना, लेकिन जवाब हाँ हो ना, सारे खर्च हिसाब किताब हमारे सामने आना चाहिए, और ये भी कि ये पैसा किसका है और कहां से आया है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके हों। नमस्कार।